बारिश की लड़की भाग 20। पंखुड़ी ने वैसा ही सब किया था जैसा उसने टीवी में देखा था, बस नमक थोड़ा ज्यादा था, शायद बहुत ज्यादा। रुद्रवीर ने टेस्ट किया, फिर नींबू निचोड़ दिया सब्जी में, जिससे नमक की मात्रा बराबर हो गई। चपाती नहीं बन पाई थी पंखुड़ी से, आटा गूंथ ही नहीं पाई थी वो। रुद्रवीर ने पहले आटा गूंथा, तब पंखुड़ी उसे ही देख रही थी। वो चाहती थी कि जब रुद्रवीर थक कर ऑफिस से लौटे तो उसे किचन में मदद नहीं करना चाहिए, इसलिए सब कुछ सीखना चाहती थी वो। मैं कोशिश करूं? वो जब रोटी बना रहा था तब पंखुड़ी ने उससे पूछा, तो उसने बेलन पंखुड़ी की ओर बढ़ा दिया। पंखुड़ी ने रोटी बेलने की कोशिश की तो पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया, जिसे देखकर रुद्रवीर हंसने लगा। पंखुड़ी अपना निचला होठ बाहर निकालकर नाराजगी से उसे देखने लगी। एक दिन में गोल नहीं बनता बेगम साहिबा। जब मैंने पहली बार बनाया था तब इससे भी ज्यादा गंदा शेप बना था। वैसे भी शेप से क्या मतलब, आखिर खाने के लिए तो तोड़ना ही है ना, और इतनी अच्छी तो बनाई है तुमने, उसे पैम्पर करते हुए रुद्रवीर ने कहा, और उसकी वो अजीबो-गरीब शेप वाली रोटी को उसने सेंक दिया। लेकिन पंखुड़ी उस रोटी को ऐसे घूर रही थी जैसे बेचारी रोटी ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। देखो, कोई अंतर है क्या स्वाद में? नहीं ना? फिर क्यों एक रोटी के गोल ना बनने पर मुंह फुलाई हुई हो? डिनर के टाइम पंखुड़ी को उसकी वाली रोटी की बाइट खिलाते हुए रुद्रवीर ने कहा। डिनर के बाद थोड़ी देर उसने पंखुड़ी को मोबाइल के फीचर्स समझाए ताकि बेसिक यूज वो जान जाए। फिर प्यारा सा गुड नाइट किस माथे पर देकर वो अपने घर चला गया। उसके जाते ही पंखुड़ी घबराने लगी। बेशक वो दिन भर अकेली थी, मगर रात को अकेले रहने में डर उस पर काबिज हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कहीं से चौधरी आएगा, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा और उसके ऐतराज पर उसे जानवरों की तरह मारेगा। वो डर कर कांपने लगी। माथे पर से पसीने की बूंद लुढ़कते हुए गले को भिगोने लगी थी। बेड पर वो लेटी हुई घबराई हुई चारों ओर देख रही थी। उसका फोन बजा तो अचानक से उसकी आवाज सुनकर डर कर वो चीख पड़ी। उसने फोन रिसीव किया। सामने रुद्रवीर था, जिसे उसके हवाले घबराहट हो रही थी। पंखु, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे तुम मुझे आवाज दे रही हो। प्लीज बोलो बेटा, तुम ठीक हो ना? रुद्रवीर ने घबराते हुए पूछा। सामने से कोई आवाज न आने पर वो तुरंत पंखुड़ी के घर गया। बेल बजते ही मैजिक आय से देखकर पंखुड़ी ने दरवाजा खोला और उसके गले से लग गई। हे बच्चा, क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? सब ठीक है ना? मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था, टूटते शब्दों में पंखुड़ी ने कहा। उसने रुद्रवीर को कसकर पकड़ रखा था और चेहरा लगभग उसके सीने में छिपा लिया था। वो मुझे मारेंगे। वो जबरदस्ती मेरे करीब। लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोलने की कोशिश में उसकी आवाज टूट रही थी। उसे यूं डरते देखकर रुद्रवीर परेशान हो उठा था। उसने
हल्के से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की तो पंखुड़ी की पकड़ उस पर कस गई। उसने पंखुड़ी के सिर पर हाथ फेरा, उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके बालों पर चूमा और उसे गोद में उठाकर पैर से दरवाजे को ठोकर देकर बंद कर दिया। दो नजरें सामने वाले घर की बालकनी से इसी ओर झांक रही थीं। पंखुड़ी रुद्रवीर के गोद में सिमटी हुई थी। रुद्रवीर उसे लेकर बेडरूम में आया और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके पास बैठ गया। पंखुड़ी ने खिसक कर उसकी गोद में अपना सिर रखा और उसका एक हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया। रुद्रवीर अंगूठे से उसके सुर्ख गालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इतना क्यों डरती हो पंखु? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, कोई तुम्हें गलत नजरों से देखेगा तो उसकी एक एक हड्डी मैं तोड़ दूंगा। मैं अकेली थी तो इसलिए डर गई थी। मुझे लगा वो। मत सोचो उसके बारे में। कभी मेरे बारे में सोचती क्यों नहीं जालिम? अरे सोच कर देखना मेरे बारे में। अकेले अकेले में तुम्हारे गाल शर्म से लाल टमाटर ना बन जाएं तो कहना। कितना अच्छा लगेगा ना? मैं ऑफिस में बैठा तुम्हारी याद में खोया रहूंगा और तुम यहाँ मुझे याद करके खुद में ही शर्माओगी। रुद्रवीर उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर बोली, बहुत चालाक हैं आप। अच्छा, वो कैसे? मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं बच्ची नहीं हूं। तुम बच्ची नहीं हो, सही कहा। तुम तो छोटी सी बच्ची हो। मैंने कहा ना, मैं बच्ची नहीं हूं। वही तो, तुम बच्ची नहीं, तुम छोटी सी बच्ची हो। साहब। पंखु। पंखुड़ी उसे घूर रही थी। उसकी नाक खींचकर रुद्रवीर हंस रहा था। उसे हंसते देखकर पंखुड़ी भी हंसने लगी थी। मिलते हैं अगले भाग में।